हेलो नमस्कार, क्या हालचाल एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 15 हम लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको इसका दिया था, चैप्टर नंबर 15 का, और मैंने कहा था इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग उस पार्ट 2 को डिस्कस करने यहां पर शुरू करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा, रिकॉल कर पा रहे होंगे कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था। और आज हम लोग वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा पोर्शन होगा, अगेन बहुत ज्यादा इसमें अगेन चीजें नहीं है, और आपने जो है भी वो आपने पढ़ी हुई है पहले से। तो आई रियली थिंक कि ये एक ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री का जो ज्यादातर लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, है ना, ये सब लोग जानते हैं। रौलट एक्ट क्या था। फिर भी चलिए हम लोग अपने किताब के हिसाब से जो कंटेंट इसमें दिया गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम सेशन से मिल जाएगा एज ऑलवेज। लेट अस स्टार्ट। समझते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको क्या चीजें डिस्कस कर दी हैं। आइए एक बार इसको हम लोग फिर से ना गो थ्रू कर लेते हैं, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हम अपना स्टोरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हम हर बार बनाते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहले जो देखा था दोस्तों, जो हमने पहले देखा था, फर्स्ट हम पार्ट पढ़ रहे थे कि भाई ऐसे क्या रीजंस थे, वापस रिसर्जेंस क्यों होता है नेशनलिज्म का, है ना। तो रिसर्जेंस होता है नेशनलिज्म का, रिसर्जेंस होता है नेशनलिज्म का, है ना, रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। और हमने समझा कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि जो यहां पर थिंकिंग थी लीडर्स की, मॉडरेट्स की और एक्सट्रीमिस्ट की, कि हमने अंग्रेजों को हेल्प किया है, हम अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स इन द टाइम्स ऑफ वॉर। लड़ाई के समय हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो लड़ाई के बाद वो हमको बदले में हमें बहुत सारे कंसेशंस दे देंगे, हमें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स दे देंगे। इस उम्मीद से जो है हम यहां पर शांति बना लिए थे, और हम कोई भी इस प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो अंग्रेजों को लड़ाई लड़ने में दिक्कत दे वो नहीं कर रहे थे। थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटी, जो वो आपकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि क्यों रिसर्जेंस हुआ नेशनलिज्म का, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग थी कि हमको वापस बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे आफ्टर द वॉर, वो नहीं हुए। सो बेसिकली मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के जो भी थॉट प्रोसेस थे, है ना, आप इसको चाहे लिख सकते हो, व्हाई इट वाज बिकॉज मॉडरेट्स और ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, इन लोगों को यही लग रहा था कि भैया ये जो हम लोग ने वॉर में हेल्प की है अंग्रेजों की, तो अब ब्रिटिश का ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, ब्रिटिश का ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, है ना। ब्रिटिश शुड फील ऑब्लाइज्ड टू अस कि हमने उनकी इतनी हेल्प करी, इसलिए ब्रिटिश हमको जो है हेल्प कर देंगे, आजादी या हमको पॉलिटिकल राइट्स, काफी हमको कंसेशंस यहां पर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट, फिर हमने देखा था कि होम रूल लीग चल रहा था, है ना, और होम रूल लीग भी कंफ्यूजन में आ गया, एनी बेसेंट भी कंफ्यूजन में आ गई। क्यों? क्योंकि मॉन्टफोर्ड स्टेटमेंट आ गया था, और मॉन्टफोर्ड स्टेटमेंट से ही लग रहा था कि कुछ हमें कंसेशंस मिलने वाले हैं। जब मॉन्टफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए, उस रिफॉर्म्स में भी कुछ ज्यादा खास देखने को मिला नहीं। तो हमने यहां पर प्रॉपरली नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस किया था वो मॉन्टफोर्ड, या जिसको हम लोग फुल फॉर्म में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोल रहे थे, उसको शॉर्ट में मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं, है ना। तो जो मॉन्टफोर्ड यहां पर आया था, रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, हमने फिर इसको डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि क्या चल रहा था सेंटर के लेवल पे और क्या चल रहा था प्रोविंसेस में। ये हम लोग ने यहां डिस्कस कर लिया था। सेंटर के अंदर देखा था हमने कि यहां पर व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव। सिमिलरली हमने प्रोविंसेस के अंदर भी इन चीजों को यहां पर डिस्कस कर लिया था कि एग्जीक्यूटिव में क्या चीजें चल रही थी और लेजिस्लेटिव में क्या था। याद करिए, सब चीजें देखा था हमने। एक बार पिछला वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा 2x पे, तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व सब्जेक्ट हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, है ना, किसको क्या पावर दे दी गई, ऑल दीस थिंग्स, ये सब डिस्कस कर चुके थे। और फिर हमने लास्ट जो नेक्स्ट पोर्शन पढ़ा था इसी लास्ट वाले पार्ट में, वो कि गांधी जी की एंट्री हो गई थी, है ना। हमने यहां पर देखा था मेकिंग ऑफ गांधी जी, हमने मेकिंग ऑफ गांधी जी देख लिया था, मेकिंग ऑफ गांधी जी, और गांधी जी की क्या एक्टिविटीज थी, क्या वो कर रहे थे, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। भाई साउथ अफ्रीका में गांधी जी वहां बन गए थे, और लोग काफी उनको जानने लगे थे कि भाई देयर इज सम पर्सनालिटी, और साउथ अफ्रीका में कुछ उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, और ये बड़े यहाँ पर बड़े पर्सनालिटी हैं गांधी जी। तो उनका मेकिंग जो है ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था। साउथ अफ्रीका में मेकिंग ऑफ गांधी जी हमने देखा कि किस प्रकार से वो अलग अलग कैंपेन्स वहां चलाते हैं, रेसिस की लड़ाई वहां पर वो लड़ते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये डिस्कस किया था हमने। देन उसके बाद जो आज हमें यहां पढ़ना है, बेसिकली आज आप देखोगे पॉइंट नंबर डी हम डिस्कस करेंगे, जहां पर हम गांधी जी की फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे, है ना। गांधी जी के जो मेथड है, गांधी जी जो मेथड है, गांधी जी के मेथड को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम यहां पर ये सत्याग्रह का जो उनका मेथड था उसको हम यहां पर आज चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है। और इस सत्याग्रह के मेथड को उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जहां जहां उन्होंने अप्लाई किया, चंपारण मूवमेंट, है ना, जैसे हम देखेंगे कि आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, यहां पर सब जगह उन्होंने यही तरीका जो सत्याग्रह का था उसको अप्लाई किया। तो ये तो गांधी जी के हम देखेंगे कि रीजनल सत्याग्रह थे। गांधी जी जब वापस साउथ अफ्रीका से आते हैं इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जम कर जाएंगे और मूवमेंट में और इंडिया के नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। 1-1.5 साल पहले वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं, वो देखते हैं कि देश की नर्व्स पकड़ते हैं कि क्या चल रहा है देश में, व्हाट इज द पल्स ऑफ द कंट्री, लोगों की पल्स समझें क्या चल रहा है। तो उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और फिर उसके बाद आप देखोगे कि उन्होंने अपने रीजनल सत्याग्रह शुरू किए। ही स्टार्टेड हिज रीजनल सत्याग्रह चंपारण में, ठीक है, खेड़ा में, अहमदाबाद में, और वहां जो मेथड अडॉप्ट किया वो उनका सत्याग्रह मेथड था। ठीक है, और फिर वो अपना इंडिया में पैन मूवमेंट शुरू करते हैं। गांधी जी का फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट वाज रोलैट सत्याग्रह। हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, तो बेसिकली दिस विल बी डिस्कस आफ्टर दिस, कि एक बार हम गांधी जी के इस मेथड को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर ई, दैट इज रोलैट, दैट इज द रोलैट सत्याग्रह, क्योंकि ये गांधी जी का पैन इंडिया मूवमेंट था और इसी से जुड़ा हुआ है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, सभी लोग इन इंसिडेंट को जानते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजें इसमें है नहीं, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेंगे, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, पॉइंट नंबर ई के बाद एफ लिख लीजिए। व्हाट वी विल डिस्कस इज कि जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, जो डायर को यहां पर गिल्टी कराएगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एज सच बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, कभी भी नहीं लिया गया। कंडेम किया गया डायर को, बट कभी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, सो लास्ट ऑफ विल बी हंटर कमीशन रिपोर्ट, हंटर कमीशन। तो आज के इस वाले पार्ट में अगेन एक छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, बट हमें कवर करना है, दैट इज अबाउट द D1, E1 एंड द F1। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर का एक तरह से जस्ट हो गया, जो हमने इस पूरे चैप्टर नंबर 15 में हमने कवर किया हुआ है। अब धागे सारे आप यहां पर खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए गांधी जी के मेथड से शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि गांधी जी का यहां पर मेथड था क्या। देखिए, गांधी जी के मेथड में ना, गांधी जी को 3-4 बातें हैं जो उनको समझ में आ गई थी पहले से। ठीक है, उसको चाहे तो यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। पहला चीज तो ये था कि गांधी जी को मासेस में बिलीव हो गया था, है ना। उन्होंने कहा था कि मासेस इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और कुछ अगर बदलाव होगा तो वो मासेस से ही यहां पर हो सकता है। ठीक है, गांधी जी वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि मासेस जो है उनके अंदर इमेंस कैपेसिटी है और वही यहां पर जो है वो चीजों को बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, गांधी जी जो है वो यूनिटी लेके आ पाए थे, यूनिटी ला पाए थे अमंग डिफरेंट पीपल। और वो डिफरेंट ऑफ पीपल जो था, वो डिफरेंस रिलीजन के सेंस में भी था, वो डिफरेंस कास्ट के सेंस में भी था, एटसेट्रा। तो गांधी जी जो है वो सभी को अपने पूरे, जब उनका मूवमेंट, उनका एरा चलेगा गांधीयन एरा, तो वो लोगों को यहां पर यूनाइट भी कर पाए थे। रिलीजन, अलग अलग क्लास के लोग, मेन वुमेन सभी लोग, है ना, जेंडर, तो वो सभी प्रकार के लोगों को यहां पर यूनाइट कर पाए थे गांधी जी अपनी मूवमेंट में। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट नंबर सी इज, लिखिएगा, उन्होंने कहा था कि देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। अनपॉपुलर का मतलब क्या हो गया, हो सकता है कि वो डिसीजन पॉपुलर ना हो, यानी कि लोग चाहते ना हो कि ऐसा किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको आजादी के एंगल से देखा जाएगा तो हमको ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं कि नहीं यार ये जरूरी है करना, है ना। हो सकता है हमारे यहाँ कोई चीज सदियों से चली आ रही हो लेकिन वो सही ना रही हो, और अगर आजादी चाहिए तो हमें वो बंद करना पड़ेगा, तो हो सकता है। और ऐसे में गांधी जी ने कहा कि अनपॉपुलर डिसीजंस ये जो है ये आपको कभी कभी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो एज योर बुक सेज, ही आल्सो केम टू रियलाइज दैट एट टाइम्स द लीडर्स हैव टू टेक डिसीजंस अनपॉपुलर विद देयर एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स। तो जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो इतने एंथुसियास्टिक हैं आजादी को लेकर आपके, तो आजादी को लेकर अब आपको उनके खिलाफ जाके भी डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। सो अनपॉपुलर डिसीजंस लीडर्स को लेना पड़ सकता है, अगेंस्ट एंथुसियास्टिक जो पीपल हैं उनके खिलाफ। ठीक है, गांधी जी का ये भी थ्योरी थी। और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर डी, गांधी जी का आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज कि वो अपनी खुद की ओन स्टाइल ऑफ जो लीडरशिप है वो यहां पर
उन्होंने इसको इवॉल्व किया, ठीक है, एक न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप उन्होंने इवॉल्व करी, ओन टाइप ऑफ लीडरशिप, ही इवॉल्व्ड हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो ये आप इतना पॉइंट्स तो ध्यान रखिएगा, ये आपको समझने में हेल्प करेगा गांधी जी की क्या थ्योरी चलने वाली थी। तो गांधी जी मासेस में विश्वास रख रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि देखिए सबको गांधी जी ने यूनाइट कर लिया था, ये उनकी पावर थी, ठीक है। गांधी जी कह रहे थे कि हम एज अ लीडर, हमको हो सकता है कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ जाए, ठीक है। गांधी जी ने अपना खुद का स्टाइल निकाला था मूवमेंट का, लीडरशिप का, तो वो सब गांधी जी यहां पर कर पा रहे थे। अब ये सब चीजों में गांधी जी का जो सबसे मेन चीज था वो क्या था, व्हाट वाज गांधी जीज आइडियाज, कैसे उनका यहाँ पर जो नोबल मेथड आता है, गांधी जी का एक नोबल मेथड आता है और उस नोबल मेथड को कहा जाता है सत्याग्रह, ठीक है, उसको कहा जाता है सत्याग्रह, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो सत्याग्रह यानी कि जो बात हो रही है सत्य एंड आग्रह, तो ट्रुथ की बात हो रही है, ट्रुथ के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। ये बेसिकली जो नोबल मेथड था ना, इट वाज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल्स। गांधी जी का ये जो मेथड था सत्याग्रह का, इट वाज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल्स। कौन कौन से दो प्रिंसिपल्स थे, एक था सत्य यानी कि ऑफ कोर्स यहां पर ट्रुथ, और दूसरा क्या था, दूसरा था नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, तो गांधी जी के ये आप देखोगे तो दो ट्विन प्रिंसिपल्स थे। नोबल मेथड जो गांधी जी का था, उस गांधी जी के नोबल मेथड के दो प्रिंसिपल्स थे, गांधी जी का नोबल मेथड के दो प्रिंसिपल्स थे, ट्विन प्रिंसिपल्स, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। अब यहां पर जो सत्याग्रही होगा, यानी कि जो व्यक्ति ये इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि ये व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, यानी कि वो सच बोलेगा, यानी कि वो अहिंसा करेगा, उसको क्या बोलेंगे, वो था सत्याग्रही, वो है सत्याग्रही। और सत्याग्रही को गांधी जी ने कहा कि कोई अगर सत्याग्रह करता है ना, तो वो सत्याग्रह आसान, मतलब वीक लोगों के लिए नहीं है। सत्याग्रह वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत है ना। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रही बेसिकली आप देखोगे तो इट इज फॉर द ब्रेव पीपल, सत्याग्रह इज फॉर द ब्रेव्स, है ना। कावर्ड लोग नहीं कर सकते, कोई अगर कावर्ड है, कोई अगर डरपोक है, उनके लिए नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि भाई सत्याग्रही क्या काम कर रहा है, सच पे लड़ रहा है, सच पे। आपको पता है कोई चीज लोग दूसरे जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर सच के साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप अगर सच के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप ब्रेव हैं, आप कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं डर रहे हैं कि आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, है ना। तो सत्याग्रही जो होगा वो ब्रेव होगा, विल नॉट फियर द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, विल नॉट फियर कॉन्सिक्वेंसेस, उसको नतीजों का, कॉन्सिक्वेंसेस का उसको कोई भी डर यहां पर नहीं होगा, विल नॉट फियर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये बात यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर क्या, सत्याग्रही जो होगा वो सफरिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा, सत्याग्रही जो होगा विल एक्सेप्ट सफरिंग्स को सत्याग्रही जो है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम दर्द सहेंगे, ठीक है। और सत्याग्रही जो होगा कभी भी विल नेवर सबमिट टू रॉन्ग, कभी भी गलत के साथ खड़ा नहीं होगा, विल नेवर सबमिट टू रॉन्ग, चाहे वो कितना भी मतलब हैवी हो, चाहे वो कितना भी ज्यादा इंपोज ना किया जा रहा हो, सत्याग्रही कभी भी गलत चीज के साथ यहां पर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात, सत्याग्रही का जो प्रिंसिपल है वो होगा कोऑपरेशन एंड बायकॉट का। सत्याग्रही जो होगा वो क्या करेगा, वो यहां पर नॉन कोऑपरेशन करेगा, नॉन कॉपरेशन, है ना। सत्याग्रही का तरीका क्या होगा, नॉन कॉपरेशन, कि हम भैया कॉपरेट नहीं करेंगे। सत्याग्रही का तरीका क्या होगा, कि हम बाइकआउट करेंगे चीजों को, है ना। ये यहां पर सत्याग्रही के तरीके होंगे जो आपके किताब में भी यहां पर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। ये बात यहां पर लिखी हुई है, क्लियर हो गया। अब गांधी जी जो है वो 1915 में जो है वो इंडिया पहुंचते हैं, और जब वो इंडिया में पहुंचे तो उन्होंने भारत के हालात को देखा, उन्होंने समझा कि भारत में क्या चल रहा है। उसको समझने के लिए गांधी जी जो है वो पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं, वो पूरे इंडिया में पहले यात्रा करते हैं। तो गांधी जी व्हेन ही अराइव्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी जब वो भारत पहुंचे 1915 में, ठीक है, साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया पहुंचे, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात गांधी जी को समझ में ये आया कि भाई कंडीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, है ना। और यहां पर जो ब्रिटिशर्स है ना वो इंडियंस के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, है ना, ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टू नो द रियल सिचुएशन, ऑफ
इंडियंस, कि इंडियंस का रियल सिचुएशन है क्या। ऐसा नहीं हुआ कि वो डायरेक्टली इंडिया पहुंचे, उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया, है ना, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो जब वो उन्होंने इन चीजों को समझा, इन चीजों को देखा कि अच्छा रियल सिचुएशन क्या है, तो गांधी जी ने पहले तो अपने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सत्याग्रह अपना पूरा पैन इंडिया का अप्लाई कर दिया। ही डिड हिज 3 एक्सपेरिमेंट्स। 3 एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे उनके? 3 एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा है, प्लीज नोट करिएगा। देन इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सब डिस्कस करूंगा मैं आपसे कि क्या था क्या नहीं था ये। ठीक है, एंड देन उसके बाद डी इज खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है मेजरली सरदार पटेल का था। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो यहां पर उनका सिनारियो कुछ इस प्रकार से रहता है। वो पूरे आप देखोगे पूरे कंट्री में घूमते हैं, पॉपुलर सपोर्ट विन करते हैं पहले कि क्या चल रहा है कंट्री में, लोगों की दिक्कतों को समझते हैं, व्हाट पीपल एक्चुअली वांटेड, क्या लोगों की ख्वाहिशें हैं, क्या लोग चाहते हैं, वो यहां पर उनको समझते हैं। देन उसके बाद ही वो है, आप देखोगे कि वो अपने यहां पर इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में यहां पर कूदते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद ही आप देखोगे कुछ दिन के बाद खेड़ा सत्याग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये जो 3 सत्याग्रह यहां पर हुए, यहां क्या हुआ इसको थोड़ा समझते हैं। आइए, लेट अस अंडरस्टैंड कि यहां पर तीनों में क्या हुआ। मैं एक काम करता हूं, चंपारण सत्याग्रह से शुरू करता हूं, या फिर मैं एक काम करता हूं, तीनों को मैं एक ही जगह लिखने की कोशिश करता हूं। 3 एक्सपेरिमेंट्स। हम कोशिश करेंगे कि हमारा इसी में यहां पर एक स्लाइड में तीनों आ जाए, आपको तीनों के बारे में यहां पर अच्छे तरीके से पता चल जाए। ठीक है, आइए लेट्स प्लीज देखिएगा। चंपारण, चंपारण, अहमदाबाद, अहमदाबाद, एंड देन खेड़ा, एंड देन खेड़ा। ठीक है, ठीक है, देखिए बिहार कहां पर है, बिहार, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा अगेन गुजरात। ठीक है, सबके ईयर लिख लीजिए एक बार, सबके ईयर लिख लीजिए। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1918। ठीक है, ठीक है, आइए देखिए हुआ क्या था, चंपारण की क्या सिचुएशन है यहां पर, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या था कि यहां पर चंपारण में सिचुएशन कुछ ये थी कि जो इंडिगो यहां पर जो यहां पर यूरोपियन प्लांटर्स थे, ठीक है, समझिएगा इसे, कि यहां पर क्या था, व्हाट वाज द इशू, कि यहां पर जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, यूरोपियन, ठीक है, प्लांटर्स हैं, यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें, वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें। ठीक है, कितने पे, 3/20 ऑफ देयर एरिया पे, 3/20 जो उनका एरिया है उस पे। यानी कि कोई अगर खेत है, मान लीजिए कोई अगर खेत है, उसके आप अगर यहां पर 20 हिस्से कर देंगे इस प्रकार से, तो उसके 3 हिस्सों पे आपको ये इंडिगो का प्लांटेशन करना था। इंडिगो का क्रॉप जो होता है वो एक तरह से ऐसा होता है कि जमीन को खराब कर देता है। तो यहां पर ये जो ये सिस्टम जो चल रहा है कि 20 हिस्से में से 3 हिस्से पे इंडिगो कल्टीवेशन करना है, इट वाज रिफर्ड टू एज द 3 काठिया सिस्टम। इसको 3 काठिया सिस्टम यहां पर कहा जाता था। ठीक है, यहां बात समझ में आ गया, ठीक है ना। व्हाट वाज द बेसिक इशू, ये वहां पर इशू चल रहा था। इंडिगो प्लांटर्स यहां जो होते थे, जो पीजेंट्स हैं, उनको इंडिगो प्लांट करने के लिए मजबूर किया जाता था कि आप इतना इंडिगो यहां पर प्लांट करिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब यहां पर आप देखोगे कि जर्मन सिंथेटिक डाइज ये पिक्चर में आ गई, जब जर्मन सिंथेटिक डाइज पिक्चर में आई और एज एन ऑल्टरनेटिव जब ये इंडिगो का कल्टीवेशन का ऑल्टरनेटिव निकल के आया और जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यार ये वाले जो यहां पर इंडिगो होंगे उसका डिमांड गिर जाएगा। तो अब यूरोपियन प्लांटर्स को उतना पैसा नहीं मिल रहा था,
तो इन लोगों ने इनका जो रेंट है उसको इंक्रीज कर दिया। हम पैसा उतना ही लेंगे, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करी। जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई तो डेफिनेट सी बात है कि यहां पर इनको इनको उनका ऑल्टरनेटिव आ गया, तो इनको प्रॉफिट हुआ ही हुआ। लेकिन यहां से भी इंडिगो कल्टीवेटर से भी ये लोग ज्यादा रेंट यहां पर वसूल रहे थे। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर दीज यूरोपियन प्लांटर्स, जो हर जगह से पैसा यहां पर वसूली कर रहे थे। ठीक है, तो गांधी जी यहां पर बुलाए गए। गांधी जी बेसिकली आप देखोगे तो गांधी जी वाज कॉल्ड बाय राजकुमार शुक्ला, है ना। तो राजकुमार शुक्ला, इस चीज को भी आप चाहो तो यहां मेंशन कर सकते हो कि गांधी जी वाज कॉल्ड, तो गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी वाज कॉल्ड बाय राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया था, और जब गांधी जी गए तो ही वाज असिस्टेड बाय हुम, कौन कौन असिस्ट कर रहा था उनको मेंशन कर सकते हैं आप, लिखिएगा मजरुल हक, मजरुल हक। ठीक है, फिर लिखिएगा महादेव देसाई, फिर लिखिएगा कुछ कुछ नाम है जो आप लिख सकते हैं, है ना, ये कुछ कुछ नाम है जो आप लिख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ऑफ कोर्स राजेंद्र प्रसाद, ये फैक्ट है, नोट कर लीजिए। और एक नाम और लिख सकते हैं आप, बुक में दिया गया है, दैट इज नरहरी पारेख। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो चंपारण में गांधी जी को बुलाया गया था, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू कम बाय राजकुमार शुक्ला, एंड जब गांधी जी गए थे तो ही वॉज असिस्टेड बाय मजरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ठीक है, देन नरहरी पारेख, ऑल दिस पीपल। गांधी जी वहां पहुंचे तो गांधी जी ने बेसिकली कहा कि मना किया इंडिगो प्लांटर से कि आप वहां पर, इंडिगो पीजेंट से कि आप वहां पर मत कल्टीवेशन करिए, इंडिगो का नहीं करेंगे कल्टीवेशन हम लोग। तो गांधी जी वहां पर पहुंचे तो अथॉरिटीज को लगा ये क्या हो रहा है। तो गांधी जी को बेसिकली बोला गया कि आप भैया जाइए शहर छोड़ के, आप यहां से चले जाइए। गांधी जी ने ऑर्डर्स को डिफाई कर दिया, गांधी जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि यार कुछ तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। तो गांधी जी को बोल दिया कि ठीक है, आप इंक्वायरी कर लीजिए कि इंडिगो कल्टीवेशन जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक कमीशन यहाँ गठित करी गई, कमीशन बनाया गया, और गांधी जी उसमें जो है वो यहाँ पर इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, गांधी जी को अथॉरिटीज ने परमिट कर दिया कि आप यहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिए, और गांधी जी वो बेसिकली आप देखोगे कि उन्होंने कमेटी अपॉइंट करी, गांधी जी को उसको मेंबर बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, कि भाई गांधी जी जो है, जो इंक्वायरी कमेटी बनती है, जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसके यहां पर मेंबर थे गांधी जी। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए यहां पर जो बनाई गई थी कि उनके खिलाफ यहां पर अत्याचार हुआ है, कितना हुआ है, क्या हुआ है, उसमें यह समझ में आया कि नहीं, इससे घाटा तो हुआ है, इससे नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो एक यहां पर हम कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज बना लिया गया कि जो भी यहां पर लॉस हुआ है उसका 25% विल बी कंपनसेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये लाइन आपको यहां पर दिख रहा है कि एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। जो भी अब मनी यहां लिया गया है इन इंडिगो प्लांटर से, उसका 25% शुड बी कंपनसेटेड। ये यहां कॉम्प्रोमाइज जो है वो कर दिया गया था इन दिस चंपारण सत्याग्रह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला है हमारा, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब गांधी जी जब चंपारण में थे तो उनको यहां पर इनवाइट किया गया, उनको यहां पर बुलाया गया अहमदाबाद में क्या था कि यहां पर आप देखोगे तो मिल ओनर्स थे, एक तरफ मिल ओनर्स, ठीक है, मिल ओनर्स जो है गांधी जी को जानते थे बड़े अच्छे तरीके से, और एक तरफ इन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे। हुआ क्या था कि अहमदाबाद में आप देखोगे तो प्लेग फैल गया था, और प्लेग के फैलने से क्या हुआ कि वर्कर्स जो है ये अहमदाबाद को छोड़ के अपने अपने घर जाने लग गए। तो इन वर्कर्स को अहमदाबाद रोकने के लिए इन मिल ओनर्स ने इन वर्कर्स को आप देखोगे तो 70% का हाइक दिया, 70% का हाइक दे दिया अप्रोक्सीमेटली। कहीं कहीं आपको 75 मिलेगा, कहीं 70 मिलेगा, इतना उनको हाइक दे दिया। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए उनकी पहले यहां पर वेज रही होगी तो उनकी वेज इस पर्टिकुलर प्लेग के माहौल में 170 रुपीज कर दी गई वर्कर्स की, ताकि ये लोग छोड़ के ना जाएं और पैसे के लालच में रुके रहेंगे। ये हुआ। लेकिन वंस जब एक बार यहां पर ये प्लेग खत्म हुआ
तो इन्हीं मिल ओनर्स ने क्या किया कि इनकी सैलरी जो 170 कर दी थी, इसको घटा के बोला कि हम खाली 20% आपको हाइक देंगे, हम खाली 20% ही आपको यहां पर हाइक देंगे। यानी कि ये जो अभी हाइक 70% थी, उन्होंने कहा नहीं, अब हम इसको 20% देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सारे वर्कर जो चले भी गए थे वापस आने लग गए। तो उनको समझ में आ गया मिल ओनर्स को, कह रहे जो लोग चले भी गए थे वापस आ रहे हैं, इसका मतलब वापस से फिर से सप्लाई उतनी हो जाएगी वर्कर्स की, हम इनको सैलरी क्यों दें। तो उन्होंने कहा हाँ साहब देखिए ऐसा है, वर्कर्स को बोला कि हम आपको 20% हाइक देंगे, अब इससे ज्यादा हाइक नहीं देंगे। तो इनको 120। बेसिकली वर्कर्स का यहां पर डिस्प्यूट यही था कि इतना कम क्यों दे रहे हो आप, एक तरफ 170 रुपए दे रहे थे, अब आप 120 दे रहे हो। वर्कर्स की डिमांड थी कि एटलीस्ट हमको 50% दिया जाए। वर्कर्स की डिमांड थी कि हमको 50% तो एटलीस्ट दिया जाए, ठीक है, यानी कि 150 रुपए तो दो। अब आप समझिए यहां पर क्या हुआ। ऐसे सिचुएशन में यहां पर गांधी जी को कॉल किया गया। गांधी जी चंपारण में थे। अब मिल ओनर यहां पर क्या नाम, मिल ओनर, एक मिल ओनर थे अंबालाल साराभाई, एक मिल ओनर है जिनका नाम था अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई। और इधर आप देखोगे तो वर्कर की तरफ इनकी 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 सिस्टर थी, हर नेम वाज अनुसुया साराभाई, अनुसुया साराभाई। थोड़ा सा इस वाले स्लाइड में चला गया, अनुसुया साराभाई, ठीक है ना। शी वाज, ये सिस्टर है इनकी, अंबालाल साराभाई की सिस्टर है अनुसुया साराभाई, लेकिन ये एक सोशल वर्कर थी, तो ये वर्कर्स का सपोर्ट करती हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अनुसुया साराभाई गांधी जी को सपोर्ट कर रही थी। तो जब गांधी जी यहां पहुंचे, जब गांधी जी पहुंचे अहमदाबाद में, तो वर्कर्स के फेवर में गांधी जी बोलते हैं और इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ। ये डिमांड ये कौन दे रहा था, ये कह रहा है ये मिल ओनर्स दे देंगे, मिल ओनर्स इतना पैसा देने को तैयार थे कि हम इतना देंगे। वर्कर्स कह रहे थे कि नहीं हमको एटलीस्ट इतना दो, वर्कर्स की डिमांड ये है, मिल ओनर्स ये दे रहे हैं। तो गांधी जी ने इनका बीच का रास्ता निकाल दिया, उन्होंने कहा ना तुम्हारी ना हमारी। गांधी जी ने कहा 135 रुपए पे मामला सेट होगा, यानी कि 35% का जो हाइक है वो यहां पर रहेगा। इस तरह से गांधी जी ने इनके बीच का डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कराया। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है ना। दिस वाज हैपनिंग इन वेयर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं खेड़ा में। 4 दिन के बाद ही आप देखोगे खेड़ा में यहां पर क्या हुआ। अब खेड़ा में ड्रॉट पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट। सूखा पड़ा होने के बावजूद यहां की सरकार मान नहीं रही थी और कह रही थी कि नहीं, हम आपसे रेंट तो उतना ही लेंगे, हम आपसे टैक्स उतना ही वसूलेंगे जितना वसूलते आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगी। गांधी जी वॉज कॉल्ड। गांधी जी जब यहां खेड़ा पहुंचे तो गांधी जी ने रिफ्यूज किया। गांधी जी आस्क्ड पीजेंट्स नॉट टू पे द टैक्सेस, नॉट टू पे, या फिर रेंट, रेवेन्यू, है ना, ये सब पे मत करो, टैक्स पे मत करो। गांधी जी ने कहा ये सब पे मत करो। तो गांधी जी ने एक तरह से यहां पर जब खेड़ा में ये टैक्स देने से मना करवा दिया, तो बेसिकली गांधी जी ने एक तरह से अपना क्या सिविल डिसोबीडियंस वाली बात कर दी थी। सिविल डिसोबीडियंस वाली बातचीत यहां पर गांधी जी ने एक तरह से कर दी थी। ऑल्दो ये अभी कुछ ऐसा यहां पर सब्सटैंटिव आया नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हाँ टाइप ऑफ सिविल डिसोबीडियंस टाइप की चीज है कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम उनके लॉ को तोड़ेंगे, है ना। जो उन्होंने बोला हुआ है कि इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, हम यहां पर उसे नहीं देंगे, हम उसे नहीं देंगे। तो ये चीज जो है बेसिकली रेवेन्यू कोड के हिसाब से क्या था कि अगर देखो यहाँ पर किताब में आपके लिखा होगा, आप लोगों की बुक होगी तो देखिए लिखा हुआ है कि 1980 में ड्रॉट आ गया था, क्रॉप्स फेल हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की, राइट। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड के हिसाब से इफ द यील्ड वाज लेस देन 1/4, अगर यील्ड जो है वो 1/4 से कम होती है किसी साल, तो नॉर्मल प्रोड्यूस से लिखा है द फार्मर्स वे एंटाइटल्ड टू रेमिशन, किसानों को रेमिशन मिलना चाहिए। ऐसे में यहां पर क्या चिट्ठी लिखी गई, गुजरात सभा जो है कंसिस्टिंग ऑफ पीजेंट्स, उन्होंने पिटीशन दाखिल करी टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटीज, ठीक है, और रिक्वेस्ट किया कि भाई रेवेन्यू असेसमेंट जो 1919 का है, ठीक है, इसके लिए हमको माफ कर दिया जाए, क्योंकि इस साल हमारी फसलें नहीं हुई हैं, इसलिए प्लीज उसको माफ कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हमें उतना ही रेवेन्यू लेंगे। सरकार ने कहा नहीं, हम तो उतना ही रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट रिमेन्ड एडमेंट कि भैया हमें तो उतना ही टैक्स चाहिए, है ना, और अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे तो बोला कि हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सीज कर लेंगे। ये बात यहां सरकार ने बोल दी। पर गांधी जी वहां पहुंचे, गांधी जी ने कहा कि नहीं, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है ना, और आपको यहां पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे इस खेड़ा सत्याग्रह में इनफैक्ट यहां पर गांधी जी का उतना रोल नहीं था जितना सरदार पटेल का था। सरदार पटेल जी का यहां पर रोल जो है आप ज्यादा देखोगे इस पर्टिकुलर खेड़ा सत्याग्रह में। इनफैक्ट यहां पर और भी नाम है जो आपकी किताब में दिए गए हैं, हु प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन खेड़ा सत्याग्रह। जैसे नाम आप यहां देखोगे तो नाम मिलेगा आपको कौन, प्लीज राइट, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या,
रविशंकर व्यास, रविशंकर व्यास, ये कुछ नाम है जो आप लिख सकते हैं, और एक नाम आप यही लिख सकते हैं, ये वाला नरहरि पारेख। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो खेड़ा सत्याग्रह से यहां पर जुड़े हुए। क्लियर हो गया? इसको प्लीज आप लोग ना फेयर अच्छी राइटिंग में यहां पर नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, तो गांधी जी को काफी ज्यादा गेन्स मिले, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह से काफी गेन्स हुए। उनको समझ में आया कि लोग कैसे यहाँ बिहेव करेंगे, लोगों का क्या तरीका रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा। अगर मैं बोलूंगा उनको सत्याग्रह करने को तो लोग कैसे करेंगे, ये गांधी जी को समझ में आया। तो ये गांधी जी के 3 एक्सपेरिमेंट्स थे एक तरीके से, कि जब वो पैन इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं उससे पहले गांधी जी ने किस प्रकार से रीजनल सत्याग्रह किए, उससे क्या क्या सीखा, और अब गांधी जी इज नाउ रेडी और इसको अब पैन इंडिया मूवमेंट पे, पैन इंडिया लेवल पे अप्लाई करने के लिए तैयार है। यहां पर आता है रोलाट सत्याग्रह। अब आता है रोलाट सत्याग्रह। ना हुआ क्या था वो समझ लेते हैं। रोलाट सत्याग्रह, देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 1919 आते आते आप देखोगे कि कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हो रही थी, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी कंट्री में। 1919 आते आते आप देखोगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए, इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या किया गया था, एक एक्ट यहां पर लाने की बात करी गई थी। एक्चुअली 2 एक्ट्स यहां लाए थे, एक को ड्रॉप कर दिया गया था कि चलो उसको छोड़ो। एक एक्ट चल रहा था पहले से, डिफेंस, एक एक्ट है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट आपका 1915 का एक्ट था। ठीक है, तो ये एक्ट चल रहा था, इसी एक्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन ये लोग लेकर आए, एक एक्सटेंडेड वर्जन यहां पर लेकर आए अंग्रेज। ठीक है, और उसका नाम क्या था, उसका ऑफिशियल नाम आप देखोगे तो इट वाज एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसका जो आप देखोगे कि इसका एक्सटेंडेड एक वर्जन था, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। नो, इस एक्ट को हम लोग इसको फेमसली रोलाट एक्ट के नाम से जानते हैं, रोलाट एक्ट के नाम से जानते हैं। और बेसिकली क्यों, क्योंकि यहां पर इसको जो लाया गया था ऑन दी, जो चीजें थी, कमिटी थी, वो सिडनी रोलाट उसको हेड कर रहे थे, सिडनी रोलाट हेड कर रहे थे। और फिर इन्हीं के यहां पर नक्शे कदमों पे ये जो एक्ट आया, और फिर इसका नाम जो है रोलाट एक्ट यहां पर पड़ गया। ऑफिशियल नाम ये था, दैट इज एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, इसी का नाम जो है आप देखोगे तो आगे चल के रिवॉल्यूशनरी रोलाट एक्ट यहां पर पड़ जाता है। ठीक है, तो रोलाट कमीशन यहां पर बनाई गई थी, रोलाट कमीशन बनाई गई थी, जिसको ब्रिटिश के एक जज थे जिनका नाम है सिडनी रोलाट, वो इसको हेड करते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश जज है जो इसको हेड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड, मतलब इस कमीशन को फिर क्या रोलाट कमीशन करके यहां पर जो है बोला गया था। ठीक है, काफी इंडियंस ने मना किया कि भैया इस बिल को मत पास करिए, है ना। और लेकिन आप देखोगे तो अंग्रेजों ने ना इस बिल को बड़ा हरीडली पास किया। ठीक है, डिस्पाइट बहुत लोगों ने यहां पर मना किया, है ना। आप देखोगे कि इंडियंस ऑब्जेक्टेड टू द पासिंग ऑफ द बिल्स, इंडियंस ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया ये बिल पास ना करो। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स और इंडियंस ने यह भी कहा कि अगर आपने ये बिल पास कर दिए तो हम इसको ब्लैक एक्ट बोलेंगे, है ना। इंडियंस ऑब्जेक्टेड टू द पासिंग ऑफ द बिल्स एंड सेड दैट इफ दे आर पास्ड दे विल बी कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उनको, हम लोग इनको ब्लैक एक्ट्स बोलेंगे, हम लोग इनको ब्लैक एक्ट्स यहां पर कहेंगे। और हुआ भी यही, अंग्रेजों ने इस बिल को बहुत हरीडली पास कर दिया, और फाइनली जब ये बिल बने, एक्ट बन के तैयार हो गए, तो इसको यहां पर ब्लैक एक्ट्स बोला गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का यहां पर शुरुआत करी, ये पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। गांधी जी, यू विल फाइंड कि उन्होंने सत्याग्रह सभा को लॉन्च किया, सत्याग्रह सभा ये यहां पर फॉर्म्ड बाय गांधी जी, और डिसाइड किया कि हम इसके खिलाफ, इस पर्टिकुलर जो एक्ट बन गया है इसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये रोलाट एक्ट था क्या, है ना। व्हाट वाज दिस रोलाट एक्ट? रोलाट एक्ट क्या है? देखो, इसको सिंपल है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या, व्हाट वाज द रोलाट एक्ट,
कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया, कोई भी इंडिविजुअल अगर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता हुआ पाया गया, तो हम उसको बी पॉइंट, ए पॉइंट, हम उसको इंप्रिजन कर देंगे 2 ईयर जेल, 2 साल की जेल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है विदाउट बीइंग हर्ड, बिना आपको मौका दिए सुने हुए, विदाउट बीइंग हर्ड, यानी कि बिना आपको सुने कि आपने वो काम किया भी कि नहीं किया। अगर हमको दिख गया कि आप रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो रोलाट एक्ट ये कहता था कि इट वाज लाइक इसमें ऐसी ड्रैकोनियन पावर्स दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अगर कोई भी व्यक्ति एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया तो उसको जेल में डाल देंगे। तो ये तो अंग्रेजों का एक तरीके से क्या था, एक उनका तरीका था, है ना, हर चीज को सप्रेस करने का। कोई भी एक्टिविटी को वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी डिक्लेयर कर देंगे और उसको सप्रेस कर देंगे, जेल में डाल देंगे लोगों को। तो ये यहां चल रहा था और इसी के खिलाफ यहां पर जो है डिसाइड किया गया कि हम 6 अप्रैल को, गांधी जी ने कहा हम 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे, हम यहां पर हड़ताल करेंगे। ठीक है, हम यहां पर हड़ताल करेंगे। बट यू विल फाइंड कि आफ्टर 6 अप्रैल आया, हड़तालें भी हुई, ठीक है, लेकिन ऐसा सिनेरियो बन गया कि गांधी जी को अब दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। ठीक है, और ये जो वायलेंस यहां शुरू हुआ, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा, अमृतसर में देखने को मिलेगा। और जो यहां बड़े बड़े लीडर्स थे, है ना, जैसे बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे कि सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, एंड डॉक्टर सत्यपाल, इनको जो है अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। दे वर अरेस्टेड फॉर दिस, इनको अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने। और चूंकि ये लोकल लीडर्स का अरेस्ट हो गया था, दैट इज वाई पीपल वेर मोर एजिटेटेड, लोग और ज्यादा नाराज थे, लोग और ज्यादा गुस्सा थे कि ऐसा क्यों किया गया, गांधी जी को एंटर नहीं करने दे रहे हो, इन लोगों को अरेस्ट कर ले रहे हो। यही सिनेरियो था। इसी वजह से आप देखोगे कि देन 10th अप्रैल आप देखोगे और सिनेरियो यहां पर डिस्टर्ब हो गया। अगर आप बुक्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो यहां पर चीजें हायरार्की में पूरी लिखी हुई हैं। यस, तो डेट्स भी यहां पर मेंशन्ड है, आपको इतना डेट को याद नहीं करना है एज इट इज, वैसे आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, तो 10th अप्रैल को क्या हुआ, टू शो देयर सॉलिडारिटी विद देयर लीडर्स। तो इन जो लीडर्स को अरेस्ट किया गया था 10th अप्रैल को, आप देखोगे इंडियन प्रोटेस्टर्स रोड पे आते हैं। ठीक है, और ये फाइनली आप देखोगे बहुत ही ज्यादा एक वायलेंस रूप ले लेता है। 10th अप्रैल को 1919 पीपल या प्रोटेस्ट शुरू हुए, प्रोटेस्ट इन सॉलिडारिटी क्या, कि भैया जो लीडर्स को आपने अरेस्ट किया है उसके सॉलिडारिटी में, कि भैया ये गलत किया है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ सॉलिडारिटी में ये जो प्रोटेस्ट है वो किए गए। और आप देखोगे जल्दी ये फिर ये ऐसा हुआ, ये रिवोल्ट्स वायलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब राइट्स हुए तो उसमें 5 इंग्लिशमैन जो है रिपोर्टेड कि उनको मार दिया गया। और मार्सिला शीरवुड जो है उनको बहुत, ये जो एक यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश वुमेन थी, उनको काफी ज्यादा मारा भी गया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्ट है ये वेरी सून आप देखोगे तो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वायलेंस में कन्वर्ट हो गए। और जब वायलेंस में कन्वर्ट हुए तो यहां पर 5 इंग्लिशमैन जो हैं, 5 इंग्लिशमैन वायलेंस में कन्वर्ट हुए, राइट शुरू हो गए, ऐसे में 5 इंग्लिशमैन। ठीक है, प्लस यहां पर आप देखोगे एक लेडी है जिनका नाम है, 5 इंग्लिशमैन तो इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 5 इंग्लिशमैन रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड एंड मार्सिला शीरवुड, इनको तो यहां बोला गया कि रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्टेड आया, रिपोर्टेड टू बी किल्ड, कि इनको तो मार दिया गया था। ठीक है, और यहां पर जो एक वुमेन थी जिसका नाम है बार्सिला शीरवुड, शी वॉज बीटन अप। इस पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पर बहुत डिस्टर्ब हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये सिचुएशन ठीक हो जाए इसके लिए आप देखोगे कि 13th अप्रैल अब मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री का लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग मीटिंग नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते हैं, तो मार्शल लॉ यहां पर जो है वो लगा हुआ था। अब कहानी सबको यहां पता ही है, राइट, सबको कहानी यहां पता ही है। 13th अप्रैल का दिन क्या था, बैसाखी का भी था। 13th अप्रैल का दिन जो है वो बैसाखी का दिन भी था। ठीक है, बैसाखी का दिन भी था, तो बैसाखी का यहां पर मेला लगा हुआ था, फेयर, बैसाखी का यहां पर मेला लगा हुआ था, फेयर लगा था, यानी कि मेला लगा हुआ था। तो बेसिकली क्या है कि ये इंडियंस इतना थोड़ी जानते थे कि भाई व्हाट इज मार्शल लॉ, व्हाट इज दैट। 13th अप्रैल का दिन था, ये लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे थे, कहां पर, 13th अप्रैल का दिन
13 अप्रैल 1919 का दिन था। लोग दो कारण की वजह से जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे। एक तो आपको पता है कि बैसाखी का त्यौहार था, ठीक है, एक तो आपको पता है कि इस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था, तो लोग बैसाखी त्यौहार मेला वगैरह घूमने आए थे। और दूसरा, यहां पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट फॉर द अरेस्ट ऑफ द लीडर्स, उसको अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में यहां आपको पता है कि द पर्सन हुज नेम इज जनरल डायर, वो यहां पर एंटर करता है इस पार्क में। और जलियांवाला बाग में अगर आप गए हो कभी और नहीं गए हो तो यू शुड वंस विजिट इन योर लाइफ। जलियांवाला बाग में एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री है, एक ही तरफ से आप एंटर कर सकते हो और एक ही तरफ से आप एग्जिट करोगे, और कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। जलियांवाला बाग में अंदर जनरल डायर घुसता है, और जनरल डायर वहां पर पार्क में एंटर करने के बाद वो जो इकलौता एंट्री एंड एग्जिट गेट था उसको बंद करवा देता है, और फिर उसके बाद वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। उस अंधाधुंध फायरिंग में बहुत सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई इस इंसिडेंट को दिस इज एन इनफेमस इंसिडेंट जिसको हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, जलियांवाला बाग मैसेकर इसको यहां पर कहा जाता है। नाउ कहानी यहां रुकती नहीं है ऑफ कोर्स। अब क्या हुआ कि ऐसे में बहुत सारे जो लोग थे वो काफी खफा थे, बहुत सारे लोग शॉक में थे कि क्या हुआ है ना। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने अपने टाइटल को दे दिया, गिव अप कर दिया, है ना। आप देखोगे दैट इफ आई टेल यू सम नेम्स, तो आप देखोगे कि लेट मी टेल यू, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया, है ना। गांधी जी ने अपना टाइटल दे दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपना टाइटल गिव अप कर दिया, या फिर इन्होंने क्या, अपना नाइटहुड गिव अप कर दिया। जो नाइटहुड इनको मिला हुआ था ब्रिटिशर से, नाइटहुड को गिव अप कर दिया। ठीक है, गांधी जी को यहां पर जो टाइटल मिला हुआ था, गांधी जी को यहां पर टाइटल जो दिया गया था, उन्होंने भी इसको यहां पर गिव अप कर दिया। गांधी जी का टाइटल कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ठीक है, ये भी क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। तो ये कुछ आउटकम्स थे कि जो इस तरह की इंसिडेंट्स हुए। अब ये एक सिंबॉलिक चीज है, आपको लगा इससे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट सिंबॉलिक, कि हम आपकी चीजों को नहीं मानते, आपने ऐसा किया हमारे लोगों के साथ, हमको नहीं चाहिए आपका ये टाइटल वगैरह, हम नहीं मानते आपके टाइटल्स को, है ना। इस तरह की चीजें यहां पर जो है वो हो गई। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, तो फाइनली आप देखोगे कि यहां पर जो नाम आता है उधम सिंह का आता है ना। और उधम सिंह जो है वो ही इज द मैन जिन्होंने नाम लिया, हु बोर द नेम राम मोहम्मद सिंह आजाद, और फिर जाके उन्होंने माइकल ओडायर को असैसिनेट कर दिया था। ठीक है, माइकल ओडायर को असैसिनेट कर दिया था। और फिर उधम सिंह को इस चीज के लिए 1940 में आप देखोगे तो उधम सिंह वॉज हैंग्ड इन 1940 फॉर हिज डीड्स। एंड उनके एशेस जो हैं, उनकी जो हस्तियां हैं, वो इंडिया 1974 में वापस आती है। सो ऑल दिस वाज द एपिसोड जो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि घटा है। ठीक है, हंटर कमीशन बनाया गया यहाँ पर इसके बाद। ठीक है, हंटर कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हंटर कमीशन, अब आप देखिएगा हंटर कमीशन बेसिकली आप देखोगे तो हंटर कमीशन ने पूरी तरह से कंडेम किया। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर जो कि चेयरमैन थे इसके। ठीक है, लॉर्ड विलियम हंटर, एक्चुअली इसको ना यहाँ पर बोलते हैं क्या, इसको यहाँ पर बोलते हैं डिसऑर्डर्स, इसका आप पूरा नाम लिख सकते हैं डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी। इसी को हम लोग फेमसली हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन थे वो लॉर्ड विलियम हंटर थे। इसके जो चेयरमैन विलियम हंटर थे, विलियम हंटर, और इसी वजह से इसका नाम जो है हंटर कमीशन रखा गया। हंटर कमीशन बेसिकली जो यहां पर अभी राइट्स हो रहे थे, जो वायलेंस हुए थे इन द एरिया ऑफ कहां, ये आपका जो पंजाब में हुआ था, अमृतसर में, पंजाब में, बॉम्बे में जो हो रहा था,
ठीक है, बॉम्बे में जो हो रहा था, इनफैक्ट आप देखोगे कि जो आपका इनफैक्ट दिल्ली के अंदर हो रहा था, ठीक है, जो डिस्टर्बेंसेस यहां पर हो रहे थे, इन सबको इंक्वायर करने के लिए था। हंटर कमीशन इन सब के ऊपर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। ठीक है, जनरल डायर को कंडेम किया गया बहुत बुरी तरह से कि भाई इसने अच्छा नहीं किया, इसने गलत किया। जनरल डायर से पूछा भी गया तो जनरल डायर ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मेरा तो काम ही यही था, टेरर को इन्वोक करना लोगों के अंदर। उसने कहा, जनरल डायर के वर्ड्स थे कि अगर मैं उनको सिर्फ मुंह से बोलता ना कि मत करो, जाओ, चले जाओ, तो लोग चले जाते, लेकिन फिर चले आते हंसते खेलते हुए, फिर आ जाते और मेरी इज्जत चली जाती। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू इन्फ्यूज टेरर इन द पीपल ऑफ द इंडिया, उस वक्त जो वहां इकट्ठा थे, और इसलिए मैंने उनको फायर किया। इंक्वायरी कमेटी ने यह पाया कि जनरल डायर कुड हैव गिव देम वार्निंग, उसने वार्निंग नहीं दिया, उनको निकलने का मौका नहीं दिया, और उसने लोगों को जो है फायरिंग करी। भाई जिस हिसाब से चीजें चल रही थी, फायरिंग करी, लेकिन उसके बाद उनको वहां से हटाया नहीं कि भैया इनको अस्पताल ले जाएं, इंजर्ड हो गए हैं। उसने कहा कि दैट वाज नॉट माय वर्क, वो तो मेरा काम ही नहीं था। इस तरह की बातें भी जो है आप देखोगे किताबों के अंदर यहाँ मेंशन करी, कहानियां हैं। अगेन ये सब बातें ऑफ कोर्स आपको यूपीएससी में कहीं आएंगी नहीं, लेकिन यस कहानियां हैं, थोड़ी बहुत आप सुन सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट अंग्रेज इंग्लैंड ही पहुंचती है, वहां पर भी इसको कंडेम किया जाता है, इस पर्टिकुलर जनरल डायर को, कि गलत किया इसने, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन फिर भी आप देखोगे कोई भी मेजर पनिशमेंट जनरल डायर को यहां पर नहीं दी गई थी। ठीक है, कोई भी मेजर पनिशमेंट आप देखोगे तो जनरल डायर को यहां पर नहीं दी गई थी। अब इस कमीशन के अंदर हम देखेंगे तो 3 इंडियंस थे, है ना, नोट करिएगा, चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़। इसके अंदर आप देखोगे कि 3 इंडियंस थे, 3 इंडियन मेंबर्स भी थे, 3 इंडियन मेंबर भी यहां पर थे। कौन कौन है, एक तो लिखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा। सर चीमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, सर चीमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, ये एक ही नाम है, ये एक ही नाम है, सीतलवाड़। ठीक है, सेकंड और कौन था, नाम नोट करिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, जगत नारायण, जगत नारायण, जगत नारायण। एंड देन थर्ड साहिबजादा, साहिबजादा अहमद। ठीक है, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 मेंबर्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर हंटर कमीशन के यहां पर जो है अंदर थे। क्लियर हो गया, ये बात यहां तक समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को। आई होप आप सारी बातें यहां तक समझ पाए होंगे, और जनरल डायर को बहुत बुरी तरह से यहां पर कंडेम किया गया था। ठीक है, अब हंटर कमेटी जब अपनी यहां पर चीजें शुरू करती हैं कि खोजबीन शुरू करती है कि हाँ जनरल डायर ने क्या किया क्या नहीं किया, तो बेसिकली उसको पनिश किया क्यों नहीं किया, हर जगह कंडेम क्यों किया गया, पनिश क्यों नहीं कर पाए उसको। Why did not they give punishment to जनरल डायर? बिकॉज अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था जिसको बोलते हैं इंडेमनिटी एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर। क्या एक एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी एक्ट, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के लिए यहां पर जो है ये कार्य, ये यहां पर जो एक्ट जो है उसको लाया गया था, उस एक्ट को लाया गया था। और आप देखोगे इस एक्ट का जो, इसको ना व्हाइट वॉशिंग बिल भी कहा जाता था। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग बिल इसे कहा जाता था, ऑल्सो कॉल्ड एज, यहां पर इसको रिफर किया जाता था एज द व्हाइट वॉशिंग बिल, मतलब व्हाइट्स को एक तरह से बरी कर दिया जाता है उनके क्राइम से, तो व्हाइट वॉशिंग बिल था ये, एक तरह से व्हाइट्स को उनके आरोपों से बरी कर दिया। ये चीज यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने बताया अंग्रेज विंस्टन चर्चिल ने भी इसको यहाँ पर जो है क्रिटिसाइज किया कि भाई गलत है, ऐसा है वैसा है, नहीं करना चाहिए था जनरल डायर को, उसके पास मौके थे, अदर वेज आउट भी थे, लेकिन नहीं किया, उसने कंडेम किया गया। बट अगेन आप देखोगे कि एज सच कोई भी यहाँ पर जो पनिशमेंट, मेजर पनिशमेंट जनरल डायर को नहीं मिलती है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि इंडिया में यहाँ पर एक जो गुरुद्वारे के अंदर से एक ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम लिखा हुआ है जो कि जनरल डायर की तारीफ कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया था कहीं ना कहीं गुरुद्वारा के अंदर भी करप्शन आ गया था। अब बताओ जनरल डायर की तारीफ हो रही है, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है, स्ट्रेंजली इनफ द कलर्जी ऑफ द गोल्डन टेंपल, गोल्डन टेंपल का कलर्जी जो था, है ना, लेड बाय अरूर सिंह,
अरूर सिंह, ही ऑनर्ड डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम अ सिख। जनरल डायर को सिख डिक्लेयर कर दिया। तो दिस शोज व्हाट कि कहीं ना कहीं आप देखोगे टेंपल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा था, दैट दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। इसी की वजह से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू हुआ था कि गुरुद्वारा के अंदर हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए गुरुद्वारा के अंदर यहां पर रिफॉर्म मूवमेंट की बात भी करी गई थी। आई होप ये बात यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यही चीज है, यही चैप्टर है दोस्तों। आइए एक बार हम लोग अब इनके थ्योरी के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ इसमें बचा है नहीं, हमने ऑलमोस्ट हर चीजों को यहां पर टेकअप कर लिया है, ठीक है। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, 1915 में वापस आते हैं गांधी जी, हमने देखा। और जब वापस आए, डिसाइडेड टू टूर द कंट्री, पूरे कंट्री का वो टूर करते हैं, एसेस करते हैं कि क्या सिचुएशन है मासेस की, लोग क्या यहां पर सोच रहे हैं, है ना। ही रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी पॉलिटिकल पोजीशंस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। एक साल उन्होंने ऐसा कुछ भी यहां पर फैसला नहीं लिया कि हम ये मूवमेंट करेंगे, ऐसा मूवमेंट करेंगे, कुछ नहीं किया। गांधी जी डिसएग्रीड विद द मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड होम रूल एजुटेशन। तो होम रूल एजुटेशन जो चल रहा था, गांधी जी उसके खिलाफ थे, है ना। और यहां पर जो मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स थी उसके भी खिलाफ थे, ये सब कुछ नहीं करना है। उनका क्या बिलीफ था? ही बिलीव इट वाज नॉट राइट टाइम, अभी ये राइट टाइम यहां पर नहीं है कि हम एजिटेट करें फॉर होम रूल। होम रूल के लिए अभी हम डिमांड करें, गांधी जी का मानना था कि सही चीज यहां पर नहीं है। गांधी जी का तरीका क्या था? नॉन वायलेंट यहां तरीका था, सत्याग्रह का जो तरीका था वो गांधी जी का यहां पर चल रहा तरीका था, ठीक है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, ही इंसिस्टेड ऑन ज्वाइनिंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। उन्होंने कहा मैं तभी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूंगा इफ एक्सेप्टेड नॉन वायलेंट सत्याग्रह। अगर आप लोग नॉन वायलेंट सत्याग्रह करोगे तो हम आपके यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे। गांधी जी ने आप देखोगे उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में शुरू किया, ठीक है। ये सब चीजें हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। दीज स्ट्रगल्स पेव्ड द वे फॉर लॉन्च ऑफ रॉलेट सत्याग्रह, और यहीं से फिर रॉलेट सत्याग्रह की कहानी जो है वो शुरू होती है, ठीक है। चंपारण में क्या हुआ था हमने इसको ऑलरेडी काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, इसको आप लोग यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं कि क्या चीजें हैं ना। रिक्वेस्ट किया गया था राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा कि आप आइए। गांधी जी जब गए तो उनको बेसिकली यहाँ पर और लोगों ने असिस्ट किया था। कौन कौन से लोग थे जो गांधी जी के साथ गए थे? आप देखोगे यहाँ पर नाम मिला, आपको मिल जाएगा, ब्रिज किशोर प्रसाद, है ना। देन उसके बाद ये कुछ और नाम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर और है नाम आएंगे, यहाँ पर, यहाँ तो नहीं आए हैं, ठीक है। एनीवे मैंने आपको नाम भी बताया कौन कौन लोग थे जो उनको एसेस करते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द इशू कि यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट्स को कि वो इंडिगो का प्लांटेशन करें ऑन 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड। जमीन के 20 हिस्से में से 3 हिस्सों में से 3 हिस्सों पे आप इंडिगो का प्लांटेशन करिए। इसको 3 काठिया सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। दिस वाज बेसिकली रिफर्ड टू एज द 3 काठिया सिस्टम, ठीक है। अब जब जनरल यहाँ पर सिंथेटिक डाइज आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी यहाँ उसने क्या किया, इंडिगो को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब अंग्रेजों का काम इससे चल जाता था, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डिमांड गिर जाएगी, और डिमांड गिरी तो पैसा नहीं आएगा यहां से। तो उन्होंने क्या किया, प्लांटर्स ने, उन्होंने डिमांड किया कि हमको हाई रेंट आप यहां पर दो। अब हाई रेंट क्यों देंगे, ये क्यों रेंट देंगे? सीधी बात है ना, लैंड जो हो रही है वो किसको बिलोंग करती है? वो लैंड यूरोपियन प्लांटर्स को बिलोंग करती है। लैंड किसको बिलोंग कर रही है? यूरोपियन प्लांटर्स को बिलोंग कर रही है, ठीक है। पीजेंट्स तो खाली उस पर काम कर रहे हैं, पीजेंट तो खाली काम कर रहे हैं। अब इंडिगो बेसिकली आ गया है, इंडिगो तो था ही, लेकिन इंडिगो के साथ जब जर्मन ये जो आपका वो आ गई, डाई आ गई, ठीक है, जर्मन डाई आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी डिमांड गिर जाएगी। तो यानी कि इतना रेवेन्यू इससे बन नहीं रहा था, फिर भी अंग्रेज जो है, यूरोपियन प्लांटर्स जो है, यहां से पैसा मांग रहे थे ज्यादा, हाई रेंट उनको चाहिए था, हमको और प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये शुरू किया, पीजेंट्स फोर्स टू सेल प्रोड्यूस एट प्राइस फिक्स बाय द यूरोपियंस। अब जो प्राइस यहाँ यूरोपियंस फिक्स कर देते थे, इंडिगो उस पे बेचना पड़ता था, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है भाई साहब। गांधी एंड अ टीम रीच्ड, यह टीम जो लिखा हुआ है वो टीम मैंने आपको बता दिया, मजरूर हक, ठीक है, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, है ना, ये लोग जो है पारेख, ये लोग जो है गांधी जी के साथ जाते हैं। टीम पहुंचती है चंपारण, ठीक है, और फिर वहां पर गांधी जी को ऑर्डर किया जाता है कि आप जाइए, निकल जाइए यहाँ से। लेकिन गांधी जी इस ऑर्डर को डिफाई कर देते हैं, मना करते हैं कि नहीं जाएंगे, और तब अथॉरिटीज को लगता है कि यहाँ पर कुछ मामला जो है गंभीर हो सकता है, ठीक है। अथॉरिटीज ने परमिट कर दिया कि ठीक है इंक्वायरी करिए। गांधी जी ने इंक्वायरी करी, गांधी जी कमेटी के यहाँ पर मेंबर बने, अपॉइंटेड किया गया, उनको मेंबर बनाया गया। गांधी जी ने यहाँ पर जब मेंबर बने तो बेसिकली कन्विंस हो गए, गांधी जी कन्विंस्ड अथॉरिटीज को कन्विंस किया कि देखिए ये जो 3 काठिया सिस्टम आपने यहाँ चला रहे थे ना, ये सिस्टम बहुत, इसको अबॉलिश किया जाए, कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव सिस्टम है ना। और आखिरी में यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज जो सोल्यूशन निकाला गया वो यही कि 25% जो होगा वो कॉम्पनसेशन आप देंगे, जो भी पैसा आप लोग ने वसूल लिया है फ्रॉम द मनी टेकन फ्रॉम द पीजेंट्स, उसका 25% आप एज कॉम्पनसेशन जो है इन पीजेंट्स को पे कर देंगे, ठीक है। प्लांटर्स फिर इवेंचुअली इस एरिया को एक डिकेड में छोड़ देते हैं, ठीक है। अदर लीडर्स जो एसोसिएटेड हैं चंपारण सत्याग्रह के साथ, ऐसा नहीं गांधी जी या फिर मजरूर हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, खाली यही लोग नहीं है, इसके अलावा ये कुछ नाम भी हैं, कभी आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि इनमें से कौन से रूलर्स हैं जो चंपारण सत्याग्रह लीडर्स हैं, जो चंपारण सत्याग्रह के साथ एसोसिएटेड हैं या नहीं है। तो थोड़े नाम ध्यान रखिएगा, ब्रिज किशोर प्रसाद, देन अनुग्रह नारायण सिन्हा, देन राम नवमी प्रसाद, देन शंभू भूषण वर्मा। तो ये कुछ नाम है जो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता
होने चाहिए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मैंने आपको यकीनी पूरा डिस्कस किया है, क्या हुआ था कॉटन मिल ओनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच का ये डिस्प्यूट था, ठीक है। और ये डिस्प्यूट जो हो रहा था उसमें 50% का डिमांड, वर्कर्स का डिमांड था कि हमारी सैलरी 50% बढ़ाई जाए, लेकिन वो कितना बढ़ाए हुए थे, वो 70% बढ़ा चुके थे जब प्लेग था, है ना। लेकिन अब मिल ओनर कह रहे थे हम 70 नहीं देंगे, हम 20% देंगे। तो इनकी डिमांड 50 की थी, इनकी यहाँ पर 20 की थी। इन दोनों के बीच का यहाँ पर निकल के आया कि 35% जो है हम आपको यहाँ पर हाइक देंगे, और अल्टीमेटली यहाँ पर यही हुआ। 35% का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर निकाल के दिया, और गांधी जी जो है वो अनुसुईया साराभाई की तरफ यहाँ पर उसके उनकी तरफ यहाँ पर जो है पार्ट लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह मैंने आपको बताया क्या सिचुएशन था, ड्रॉट आ गया था, ठीक है। पीजेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि भैया हमारा जो यहाँ पर रेवेन्यू असेसमेंट है फॉर द ईयर 1919 उसको सस्पेंड कर दीजिए, आप 1919 साल के लिए पैसा मत दीजिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हम तो पैसा लेंगे, हम पैसा लेंगे, टैक्सेस पे करिए, और टैक्सेस पे नहीं कर पाएंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सीज भी कर लेंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। गांधी जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, टैक्सेस पे करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई टैक्स पे नहीं करेगा। इसमें मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल है वो ज्यादा है खेड़ा सत्याग्रह के अंदर, एंड अदर गांधीयन जो और लीडर्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल जो है काफी ज्यादा था, है ना। प्रीलिम्स के अंदर एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है, हमको लगेगा अरे खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां थे, बट नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट था। यूनिटी एंड डिसिप्लिन वेयर मेंटेन्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह में सारी चीजें चल रही थी, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को, फार्मर्स की प्रॉपर्टी को उसको सीज कर लिया अल्टीमेटली, ठीक है। बट मेजॉरिटी स्टूड विद सरदार पटेल, सपोर्ट फ्रॉम सिंपथाइजर्स इन अदर फॉर पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के और पार्ट के लोग जो है सिंपैथी देने लग गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ। इंडियंस हु ट्राइड टू बाय कन्फिस्केटेड लैंड्स वे सोशली ऑस्ट्रेसाइज्ड, गवर्नमेंट इवेंचुअली एग्रीड टू सस्पेंड टैक्स, गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली हार माननी पड़ी, टैक्स सस्पेंड कर दिया गया, रिड्यूस किया गया इंटरेस्ट रेट को, एंड रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी उसको वापस यहाँ पर देने। तो यही है यहाँ पर गेंस काफी कुछ हुए, ये अगला टॉपिक था जो काफी गेंस जो है यहाँ पर गांधी जी को मिलते हैं, है ना। गांधी जी के डिमॉन्स्ट्रेशन से सत्याग्रह काफी इफेक्टिवली यहाँ पर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द मासेस, मासेस की क्या कमजोरियां हैं, मासेस का यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ पार्ट है वो हमें समझ में आ गया था। और अर्निंग रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट स्पेशली फ्रॉम द यूथ, और यूथ से काफी यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ, यूथ काफी अट्रैक्ट होता है गांधी जी से, और ये सब सिनेरियो यहाँ पर जो है चलता है, ठीक है। देन उसके बाद अब हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, राइट। देन रोलेट सत्याग्रह हमने ये डिस्कस कर ही लिया है काफी डिटेल में दोस्तों, तो आई थिंक आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स आ रहे थे, ठीक है। इसका नाम जो है वो क्या था, ये नाम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है। इसको गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रॉलेट कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे सिडनी रॉलेट, आई टोल्ड यू, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स इंक्लूडिंग दीज पीपल रिजाइंड, ठीक है। किस लिए, अब इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ काउंसिल वोटेड अगेंस्ट दिस बिल, अब इस बिल के खिलाफ जो है यहाँ पर ये जो इलेक्टेड मेंबर्स थे हमारे इंडियन मेंबर्स जो काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उसके खिलाफ वोट किया, रोलेट बिल के खिलाफ वोट किया, है ना। अंग्रेज उसको बड़ा हरिडली पास कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन लीडर्स मना कर रहे थे कि मत पास करो मत पास करो, और बड़ा हरिडली, बड़ा जल्दी जल्दी जो है अंग्रेजों ने इस बिल को पास करवा दिया। तो ऐसे सिनारियो में रेजिग्नेशन हुआ था, इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स जो है, इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स उन्होंने रिजाइन कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक, दे ऑल रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर एक्टिविटी जो है, ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट क्या होता है, ये पूरा यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। ये भाई आपको अगर देखा गया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते हुए तो आपको जेल में डाल देंगे बिना आपसे कुछ बात किए पूछे हुए। ऐसे में जब ये सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट क्यों शुरू हुआ, बिकॉज इंडियंस को यहाँ पर बिट्रेड फील हुआ, है ना। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में आपने जो प्रोमिस किए थे वो कुछ नहीं मिला, ऊपर से आपने रोलेट एक्ट का लॉलीपॉप और पकड़ा दिया हमको, है ना। ये इस तरह का झटका आपने हमको और दे दिया। गांधी जी ने यहाँ पर मास प्रोटेस्ट के लिए आवाज लगाई, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह सभा, यहाँ गांधी जी ने फॉर्म किया, मैंने आपको ये भी लिख दिया। प्रोटेस्ट का मेथड क्या था, वही कि हड़ताल करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, और ये हुआ, है ना, ये डिसाइड भी किया गया, और ये ऐसा हुआ भी, लेकिन काफी वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। वायलेंस की वजह से आप देखोगे कि मार्शल लॉ भी फल लग जाता है। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, सत्याग्रह वॉज प्लान किया गया था, बट वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर हो गए। पंजाब में आपको सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव सिचुएशन देखने को मिली, है ना, एंड दैट इज वाई वहां पर आप देखोगे कि क्या हुआ, आर्मी को वहां कॉल किया गया और वहां पर मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया था, ठीक है। फाइनली वही होता है जो मैं आपको बताया मैंने, सर माइकल डोडायर यूज्ड एयरक्राफ्ट शाफ्टिंग अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, एंड देन वही सप्रेशन किया गया, एंड देन उसके बाद जलियांवाला बाग का यहाँ पर इंसिडेंट होता है, बिकॉज लीडर्स जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके खिलाफ भी लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ लोग जो है बैसाखी का त्यौहार यहाँ पर जो है मना रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर जो एंट्री होती है जनरल डायर की, और उसका इकलौता गेट वो बंद करवा देता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। एंड ये एक बड़ा ही यहाँ पर डार्क इंसिडेंट है। अभी ये सारा डेटा यहाँ दिया है, कितने लोगों की डेथ हुई, क्या हुआ, तो इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा, बाकी है ना। ये मैंने आपको बता दिया, टैगोर साहब ने अपना यहाँ पर टाइटल को रिनाउंस कर दिया, गिव अप कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने अपना टाइटल यहाँ पर गिव अप कर दिया, गांधी जी
विड्रॉ द मूवमेंट। 18 अप्रैल 1919 में इन रिस्पॉन्स टू द वायलेंस जो इतना हो गया था, गांधी जी का तरीका वायलेंस का था नहीं, है ना, तो इन रिस्पॉन्स टू दिस वायलेंस गांधी जी ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया मूवमेंट को, है ना। डायर्स एक्शन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश राज। अब जो डायर्स का एक्शन था, ब्रिटिश राज का एंडिंग वहीं से शुरू हो गया, बिकॉज यहां से आप देखोगे कि अब जो भी जलियांवाला बाग में हुआ, हंटर कमीशन आया, हंटर कमीशन आप देखोगे ये सब चीजें हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर चीजें चली जनरल डायर के खिलाफ, लेकिन उसने उसको कभी कहीं भी कोई उसको पनिशमेंट नहीं मिला, एज आई टोल्ड यू, है ना। उसने बोला भी कि भाई मैंने मेरा जो काम था मैंने वो किया, मेरा काम है टेरर लाना, मैंने टेरर बनाया, है ना। ये बताया मैंने आपको, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसको हम लोग हंटर कमेटी भी कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, भाई ऑब्जेक्टिव था कि भाई बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में जो यहाँ पर वायलेंस हुआ है, रिसेंट वायलेंसेस डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उनके यहाँ पर चीजों को इंक्वायर करना, ठीक है। वो यहाँ पर हुआ भी। तो 3 इंडियन मेंबर्स थे, कौन कौन से थे, सर चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़, पंडित जगत नारायण एंड सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट देम। कमेटी ने यहाँ पर स्टेटमेंट लिया, राइट। और जब वो पंजाब पहुंचे तो आप देखोगे, अमृतसर पहुंचे तो अमृतसर में जनरल डायर को वहां पर एग्जामिन किया, है ना। उसने तो पता नहीं अनशन बातें बोली, उसने कहा मेरा तो काम ही था, है ना, मेरा तो काम था कि भैया मेरी ड्यूटी है कि उनके अंदर टेरर स्ट्राइक करना, लोगों के अंदर डर बैठाना, खौफ बैठाना, मैंने वही किया। और अगर लोग मर भी गए तो उनको उठा के क्यों लेके आऊं मैं, मेरा काम थोड़ी था। डायर डिड नॉट मेक एफर्ट्स टू टेंड टू वुंडेड, कि जो वुंडेड थे उनको उठा लेता, एज ही डिड नॉट कंसिडर इट इज जॉब, कि मेरा जॉब थोड़ी है कि जो वुंडेड है उनको हॉस्पिटल लेके जाऊं, ये सब मैं नहीं करूंगा। इस तरह की बातें यहां पर उसने करी। हंटर कमेटी रिपोर्ट यूनानिमसली सब ने डायर के एक्शंस को कंडेम किया, ठीक है, लेकिन कंडेम ही करते रह गए, है ना। कंडेम किया बस, खाली लैक ऑफ नोटिस, कि तुमने नोटिस नहीं दिया लोगों को, निकल जाओ, है ना। डायर का जो मोटिव है वो बड़ा गलत था, ठीक है, कि भाई उसने ओवरस्टेप किया, अपनी जो पावर्स है उसको एक्सीड किया है। नो कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही थी जैसा वो बोल रहा था कि पंजाब में कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने के लिए, ऐसा हुआ, है ना। फिर उसके बाद इंडियन मेंबर्स माइनॉरिटी रिपोर्ट क्रिटिसाइज करता है, प्रोक्लेमेशन एंड डायर्स एक्शन को यहाँ क्रिटिसाइज किया गया, है ना। फिर आप देखोगे अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडेमनिटी एक्ट पास हो गया था, जिसके तहत यहाँ पर जो भी सुपीरियर या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनको, अंग्रेजों के ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर ये एक्ट आ गया था, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने भी कंडेम किया, कहा कि भैया एक बहुत मॉन्स्ट्रस यहाँ पर ये एक्ट है, ठीक है। ये बोला गया यहाँ पर कि डायर वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज कमांड बट फेस नो लीगल एक्शन, किसी प्रकार का लीगल एक्शन जो है यहाँ पर नहीं आया। सपोर्ट फॉर डायर्स, मतलब किसी तरह से आप समझ लो कि कहीं ना कहीं ये तो कंडेम किया जा रहा था, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही थी। ऊपर से इंडिया के यहां पर आप देखोगे क्लर्जी ऑफ गोल्डन टेंपल जो था डायर, उसने डायर को सिख डिक्लेयर कर दिया, है ना। डिमांड फॉर गुरुद्वारा, उसने यहां पर क्या किया, सिख डिक्लेयर कर दिया, सिख डायर को। एंड दिस डिमांडेड कि भाई ऑलरेडी गुरुद्वारा के अंदर क्या चल रहा है, बड़ा करप्शन है, दैट इज वाई हमको गुरुद्वारा में रिफॉर्म मूवमेंट लाने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। कांग्रेस का क्या व्यू था, कांग्रेस क्या व्यू ले रही है इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंट्स नॉन ऑफिशियल कमेटी। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या किया, एक नॉन ऑफिशियल कमेटी का अपॉइंटमेंट किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर एंड गांधी जी थे। कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया डायर के एक्शन को, ऑब्वियसली करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। कांग्रेस अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब, तो पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था, उसके खिलाफ यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया, अपोज भी किया था। सो दिस इज इट विद द चैप्टर गाइस, और यहां पर हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। विद दिस हमने चैप्टर नंबर 15 खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट हमारी आधी किताब से ज्यादा अब हम कंप्लीट कर रहे हैं, और अब हम चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आप लोग नोट्स क्रिएट कर रहे हो, नोट्स क्रिएट करते रहिएगा, बिकॉज हम लोग देखिए पूरी किताब पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे होगे कि भले ही कभी एक चैप्टर आया, कभी आपको 2 चैप्टर मिल गए, लेकिन आप कभी 27 को प्रिपेयर कर रहे हो, आप कभी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप एक 2 चैप्टर करते जाइए, आपको जैसे जैसे चैप्टर मिल रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि उसके नोट्स बनाते जाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ 1 साल के बाद मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं इसके, और फिर आपको स्पेक्ट्रम की किताब दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप क्लासेस करिएगा तो वहां पर आपका रिविजन हो जाएगा आसानी से। सो दिस इज हाउ इट शुड गो, ठीक है। सो डोंट बी लाइक, बहुत ऐसा ना हो कि जल्दी करो, ठीक है, 26 के लिए कर रहे हो, आराम से कर लोगे, बिकॉज 16 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको और क्विकली कोशिश करेंगे, जल्दी कोशिश करूंगा मैं कि मैं इसको और आपको समाप्त कर दूं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।